हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज के अंदर। आज आपके साथ डिस्कस करने वाले बिजनेस एनवायरनमेंट और लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस से जुड़े हुए कुछ सवाल। और ये जो डिस्कशन है आज का आपके यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए, आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए रेलिवेंट रहेगा। इसके अलावा अगर आप और कोई असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, सेट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आज आप इस डिस्कशन में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको हो सकता है काफी कुछ नया सीखने को आज यहाँ पे मिल जाए। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ब्रीफली एक बार हमारे एवर स्टडी कोर्सेज की जानकारी भी दे देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस की या फिर सेट एग्जामिनेशंस की, तो हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं। एमपीपीएससी, यूपीएचईएससी, आरपीएससी, एबीएसटी, एएफएम, बीएडीएम कंप्लीट कोर्सेज और टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। इसके अलावा यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कैटेगरीज कैन बिजनेस एनवायरनमेंट बी डिवाइडेड? ऑप्शंस हैं लोकल एंड रीजनल, रीजनल एंड नेशनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे सवालों के जो आंसर है आपको साथ साथ जरूर देने हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो एक हमारे पास क्लासिफिकेशन जो आती है, जो सबसे पहले बनती है, डेट इज बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट है और कुछ उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। और एक्सटर्नल के अंदर भी कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है जो उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अपने कस्टमर, सप्लायर वगैरह। और कुछ है मैक्रो जनरल एनवायरनमेंट, जो कि सभी बिजनेस फर्म्स को बराबर से इंपैक्ट डाल रहा है। इसमें आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, ये सब आ जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनने वाला है, बहुत आसानी से आप मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आपका जो सोशल एनवायरनमेंट है, जो समाज से जुड़ा हुआ रहेगा, उसकी बात हो रही है। कॉम्पिटिटिवनेस, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेलमेंट। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए आपको कुछ ऑप्शंस के बीच में। आप ब्रॉडली ये सोचने की कोशिश करो कि इसमें से कौन से एस्पेक्ट को, कौन से एलिमेंट को आप अपनी सोसाइटी के साथ, सोशल डायमेंशन के साथ लिंक कर सकते हो। सोसाइटी में कंपटीशन है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट करना पड़ता है, सोसाइटी में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना पड़ता है। बट जो बेलमेंट है, इट इज मोर और लेस रिलेटेड टू द लीगल एनवायरमेंट। जब हम लीगल एनवायरमेंट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह की बात करते हैं, तब बेलमेंट की बात होती है। तो सोशल एनवायरनमेंट की बजाय ये लीगल एनवायरनमेंट से ज्यादा जुड़ा हुआ है, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। Coming to the next question, what type of measure is low imposition of taxes, pollution permits and allocation of property rights? प्रमोशनल, पार्टिसिपेटरी, फिस्कल या फिर नन ऑफ दी अबव? तो यहाँ पे सरकार जो है आपके टैक्सेस को कम कर रही है, आपको पोल्यूशन को लेकर परमिट मिल रहे हैं कि आप काम कर सकते हो, परमिशंस मिल रही हैं आपको, प्रॉपर्टी राइट सरकार आपको एलोकेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है आपको प्रमोट कर रही है, आपके बिजनेस को प्रमोट कर रही है। हमारी जो फिस्कल पॉलिसीज वगैरह होती हैं, वो तो टैक्स से, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज्यादा जुड़ी होती हैं। और इसीलिए यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये सभी चीजें कहीं ना कहीं प्रमोशन कर रही हैं, बिजनेस को प्रमोट कर रही हैं, ताकि देश में हमारे जो बिजनेसेस हैं वो और ज्यादा सेटअप हो जाएं। तो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज इन विच सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स वर आल्सो एम्फेसाइज्ड? ऑप्शंस आपको दिए हुए, स्टेट्स रोल इन द रिफॉर्म्स, ग्रेटर टैक्स डेवोल्यूशन टू द स्टेट्स, फोकस ऑन द सोशल सेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, जनरली हम जब बात करते हैं हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो बात आती है जी एलपीजी की। 1990s के अंदर हमारी इकोनॉमी के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए थे उनकी बात होती है। बट इसके अलावा बात होती है कुछ सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स की भी, कि एक बार तो हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, बट रिफॉर्म्स एक वन टाइम एक्सरसाइज नहीं था। ये रिफॉर्म्स अभी तक चल रहे हैं, इनको कंटिन्यू किया गया।
और फर्स्ट जनरेशन के बाद जो आगे रिफॉर्म्स लेकर आए उसे जनरली सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इसको लेकर कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन या कुछ एग्जैक्ट टाइम पीरियड आपको नहीं मिलेगा, हर एक सोर्स में आपको अलग अलग टाइम पीरियड मिलेगा। जनरली 2000 जो हमारा ईयर था उसके आसपास का समय जो है इस जनरेशन के अंदर, इस जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पे जो बातें हुई थी उसके अंदर आपका जो रिफॉर्म्स के अंदर जो स्टेट का रोल है उसके ऊपर भी बात होती है। ज्यादा जो है टैक्स का डेवोल्यूशन स्टेट्स को मिल जाए ताकि स्टेट्स एक मेजर रोल प्ले करें रिफॉर्म्स के अंदर। सोशल सेक्टर के ऊपर भी फोकस था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जनरल चीजें हैं और आप इन सभी को आपके जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स है उससे यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। Coming to the next question, which of the following is not a characteristic of the capitalist system? कैपिटलिस्टिक सिस्टम आप जानते हैं ना, एक सोशलिस्ट सिस्टम हो गया जिसमें सरकार का बोलबाला है, सारी चीजें सरकार कंट्रोल कर रही है। बट कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो हमारी कैपिटल क्लास है, जो हमारे बिजनेसमैन है, उनके पास सारा कंट्रोल है। There are large number of buyers and sellers. Government has no role in economic activities, तो ये भी सही है। The working class collectively owns the means of production for their welfare. तो जो means of production है उनको यहाँ पे working class own करेगी या फिर आपके जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो ऑन करने वाले हैं, कैपिटलिस्टिक क्लास ऑन करने वाली है। सर वर्किंग क्लास तो ऑन नहीं करेगी, आपके जो बिजनेस क्लास है, प्राइवेट जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यहाँ पे ओन करने वाले हैं, वर्किंग क्लास ओन नहीं करेगी। और इसके अलावा इंडिविजुअल इज फ्री टू चूज एनी ऑक्यूपेशन इज क्वालिफाइड फॉर, ये वाला फीचर भी बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलती है मींस ऑफ प्रोडक्शन की। वर्किंग क्लास को तो यहाँ पे केवल वेजेस और सैलरी जो है वो दे दी जाती है। चलिए तो प्यारे दोस्तों आते हैं जी अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे सवाल है, अकॉर्डिंग टू माइकल पोर्टर, सक्सेस ऑफ अ सर्टेन इंडस्ट्री in a certain country is based on the combined impact of the four factors। तो वो कौन से फोर फैक्टर्स हैं ये प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे ना एक पोर्टर का डायमंड मॉडल आता है, जनरली इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी बात की जाती है। और पोर्टर ने यहाँ पे हमें बताया कि किसी भी कंट्री के अंदर कोई इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो सक्सेसफुल इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके पीछे चार फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे आप जर्मनी में देखो तो कार इंडस्ट्री वहां की कितनी ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली लग्जरी कार इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, BMW है, मर्सिडीज है, वो कहीं ना कहीं जर्मनी से ही निकल कर आ रही हैं। तो ऐसे क्या फैक्टर्स, क्या कंडीशंस वहां पे उनको मिली कि वो ग्रो कर पाई? तो उसने चार फैक्टर्स की बात करी है। ये चार फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से रहते हैं? अगर आप ऑप्शंस को देखोगे दे आर वेरी वेरी क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शंस इन्होंने डाल दिए। तो जिसको एग्जैक्टली मालूम होगा वही इसे आंसर कर सकता है। तो एक तो बात करी थी उन्होंने फैक्टर एंडाउमेंट्स की, कि अगर आपके पास नेचुरली कुछ फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स आपके पास अवेलेबल है तो उससे बेनिफिट मिलेगा। डिमांड कंडीशंस, लोकल लेवल पे अगर डिमांड होगी तो उससे बेनिफिट मिलेगा। आपको रिलेटेड और सपोर्टेड इंडस्ट्रीज मिलेंगी जिससे आपको रॉ मटेरियल वगैरह मिल जाएगा, तो दैट इज अगेन अ फैक्टर। और इसके अलावा हमारी जो अपनी फर्म की स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और राइवलरी, लोकल लेवल पे अगर राइवलरी देखने को मिल रही है, कंपटीशन देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी जो इंडस्ट्री है उसे प्रमोट करेंगी किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। अगर आपको स्पेसिफिकली सारे फैक्टर्स एग्जैक्ट याद हैं तभी आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर कर पाओगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इजी, फुल फॉर्म ऑफ क्वेस्ट इज, क्वेस्ट की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो क्वेस्ट हमारे पास कुछ नहीं है जी, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर नजर डालने का, एनवायरनमेंट को समझने का एक तरीका है। इसकी फुल फॉर्म है क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, कि कैसे जो हमारे बिजनेसेस हैं वो एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, फटाफट से स्कैन करते हैं और अपनी जो स्ट्रेटेजी वगैरह है उसे यहाँ पे बनाते हैं। Coming to the next question, the first classical theory of international trade is given by। तो इंटरनेशनल ट्रेड की पहली क्लासिकल थ्योरी आपको किसने दी थी? जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की बात करते हैं तो हमारी जो शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं एडम स्मिथ की जो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है उससे हो जाती है। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बन जाएगा। एडम स्मिथ की जो किताब है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस, उसके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी बात करी है, कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उन चीजों की बात करी है। और आप इसे ही कहीं ना कहीं अपनी जो इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज की शुरुआत है उससे जोड़ सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल है जी,
assertion reason दिए हुए, assertion है managers who know geography can better determine the location, quantity, quality and availability of the world's resources as well as the best way to exploit them. मैनेजर्स को अगर ज्योग्राफी पता है तो देख लेंगे वर्ल्ड के कौन से कोने पे कौन से रिसोर्सेज हैं, कैसे उन्हें यूज कर सकते हैं. Uneven distribution of resources throughout the world accounts in a large part for the fact that different products and services are produced in different parts of the world. तो हमारा जो रिसोर्सेज है दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. किसी कंट्री के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कुछ रिसोर्सेज हैं. डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, बहुत ही अनइवन है. कुछ कंट्रीज के पास तो काफी रिसोर्सेज हैं और कुछ के पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है. गल्फ कंट्रीज देख लो, बिल्कुल जो तेल से डूबे हुए हैं, और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं. तो आपके पास जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है. तो असर्शन वाला स्टेटमेंट भी सही है, रीजन वाला भी सही है. बट क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रही है? ऐसा यहां पे नहीं देखने को मिल रहा. असर्शन और रीजन दोनों इंडिपेंडेंटली ट्रू बन रही हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर जो आपका बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. चलिए आते हैं जी अगले सवाल पे. शेड्यूल्ड बैंक्स रेफर्स टू दोज बैंक्स दैट आर इंक्लूडेड इन द डैश शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934. तो शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं जी? जिनको आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया. तो ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो आपको मालूम होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप सीधा सीधा ही मार्क कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज गोइंग टू बी दी करेक्ट. चलिए अगला सवाल हमारे पास है. एज पर सेक्शन 252 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट गुड्स डज नॉट इंक्लूड. तो सीजीएसटी एक्ट हमारा जो जीएसटी लॉ है उसके अंदर हमारा जो गुड्स का डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 252 के अंदर, उसके अंदर गुड्स की डेफिनेशन में किस चीज को इंक्लूड नहीं किया गया? सवाल आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है. तो प्यारे दोस्तों ऑप्शंस आपके पास हैं. एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स और सिक्योरिटीज. तो इसके अंदर हमारे पास जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अंदर ये बताया गया है कि गुड्स के अंदर सभी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है. सारी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स बन जाएगी एक्सेप्ट आपका मनी एंड सिक्योरिटी. मनी एंड सिक्योरिटी ये दोनों चीजों को सेपरेटली यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बन जाएगा. बाकी आपके जो एक्शनेबल क्लेम है, ग्रास है, क्रॉप्स है, जिनको हम बाद में सेवर कर देंगे बेचने से पहले, वो सभी गुड्स का पार्ट आपका बन जाती है एज पर जीएसटी लॉ, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे बनेगा. चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है. एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड. अगर आपको इस सवाल को लेकर कंफ्यूजन ये हो रही है कि सर ये कौन से टॉपिक का सवाल है, तो आपको बता दूं ये आपका जीएसटी से जुड़ा हुआ सवाल है. जीएसटी के अंदर हमें एग्रीगेट टर्नओवर देखना होता है, और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि आपको जीएसटी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर नहीं कराना. तो एग्रीगेट टर्नओवर जो आपका है बेसिकली आपकी जो सेल है वो इसके अंदर आ जाती है. आपने जो सेल करी यानी कि जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है वो सारी यहाँ पे आपकी आ जाएगी. चाहे आपकी वो सेल जो है वो टैक्सेबल वाली है, चाहे टैक्स फ्री वाली है, चाहे एक्सपोर्ट वाली है, सभी यहाँ पे आ जाएंगी. तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस. तो इनवर्ड सप्लाई यहाँ पे नहीं इंक्लूड होगी. इसके अंदर तो सारी आउटवर्ड सप्लाई जो हम बाहर सप्लाई कर रहे हैं, टर्नओवर के अंदर तो हमारी सेल आएगी ना कि परचेज, और इसीलिए इनवर्ड सप्लाई को आप यहाँ से हटाएंगे. बाकी आपकी जो एग्जम्प्ट सप्लाईज हो गई, एक्सपोर्ट हो गया आपका, इंटरस्टेट सप्लाईज हो गई आपकी चाहे, तो ये सारी चीजें आपकी टर्नओवर का पार्ट बन जाएंगी. बट आपकी जो इनवर्ड सप्लाईज है, आपकी जो परचेज है, वो यहाँ पे टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का बन जाएगा. चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ बेलमेंट. डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरेज, आपने अपना सामान डिलीवर किया इसको कहीं और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहीं और बेचने के लिए. डिलीवरिंग गुड्स फॉर रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने अपने गुड्स दिए रिपेयरिंग के लिए, किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट है वो रिपेयर करेगा, तो बेलमेंट ग्रेटिटुअस नॉन ग्रेटिटुअस कोई फर्क नहीं पड़ता. प्लेसिंग ऑर्नामेंट्स इन अ बैंक लॉकर, अपने बैंक के लॉकर में आपने अपने गहने जेवरात रख दिए. डिलीवरिंग गोल्ड टू अ क्रेडिटर टू सर्व एज अ सिक्योरिटी. अब देखो बेलमेंट के अंदर जो प्राइमरी कंडीशन रहती है कि आप अपना सामान किसी और की पोजीशन में दे देते हो किसी मकसद से, किसी काम के लिए, और आपकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो उस पर काम करता है, या तो किसी को डिलीवर करेगा, रिपेयर करेगा, सिक्योरिटी की फॉर्म में रखेगा, कुछ भी कर सकता है. हमारे मल्टीपल कोर्ट्स की जजमेंट है कि अगर आप अपने ऑर्नामेंट्स बैंक लॉकर के अंदर रखते हो तो कहीं ना कहीं पोजीशन आपके पास ही रहते हैं, क्योंकि लॉकर की चाबी तो आपके पास ही रहती है, बैंक के पास पोजीशन नहीं है, बैंक खुद से आपके ऑर्नामेंट्स नहीं निकाल सकता. तो इसको बेलमेंट में नहीं लेना चाहिए. इसको लेकर हमारे पास मल्टीपल हाई कोर्ट्स की जजमेंट है,
और इसीलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज नॉट गोइंग टू फॉल इन द एम्बिट ऑफ बेलमेंट। तो ऑप्शन सी आप ध्यान रखिए, ये आपका बेलमेंट के एम्बिट में नहीं आएगा ड्यू टू डिफरेंट जुडिशियल रूलिंग्स। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी, तो कंसीडरेशन की बात हो रही है, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंसीडरेशन का मतलब है कि अगर आप किसी पर्सन को कोई प्रॉमिस कर रहे हो, कोई काम करवा रहे हो उससे, तो उसके बदले आप उसको कुछ पैसे भी दोगे। अगर आप बाजार जाते हो कुछ सामान खरीदने, तो उसके बदले पैसे भी देकर आते हो। तो आपको दुकान वाला सामान देता है या फिर प्रॉमिस करता है मैं आपको सामान दूंगा, और आप प्रॉमिस ही बनते हैं और आप उस सामान की पेमेंट करते हैं और आप उसकी कंसीडरेशन यहाँ पे दे देते हैं। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है, आपने पैसे पहले दे दिए हो, उसी समय सामान लेते समय चुका दे, या फ्यूचर में आप पेमेंट करें, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट इट मस्ट बी सफिशिएंट, या फिर कंसीडरेशन नीड नॉट बी सफिशिएंट बट इट मस्ट बी एडिक्वेट। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, इन्हीं में से एक गलत है। ये आपको यहाँ पे पहचाननी है कौन सी गलत है और कौन सी सही है। देखो जी, बोला जाता है कि कंसीडरेशन चाहे ही आपकी एडिक्वेट ना हो सकता है कि आप एक दुकानदार है और आपकी दुकान पे एक बेचारा छोटा गरीब बच्चा आता है जिसके पास पैसे नहीं है, या फिर मान लीजिए उसको चिप्स खरीदना है, चिप्स की वैल्यू है 20 रुपीज और उसके पास 5 रुपीज है, और आप उसे 5 रुपीज लेकर ही चिप्स दे देते हैं, या 10 रुपीज है आप 10 रुपीज में ही उसे चिप्स दे देते हैं। तो कंसीडरेशन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको सफिशिएंट लग रही है वो आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एडिक्वेट हो, जितना रेट सामान पे लिखा हुआ है आप उतना ही पैसा ले, जितनी आपको सफिशिएंट लग रही है आप उतनी कंसीडरेशन ले सकते हैं। तो कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट बट इट मस्ट बी सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर सी वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। जो पॉइंट नंबर डी है वो गलत है। पॉइंट नंबर डी कह रहे कंसीडरेशन नीड नॉट बी सफिशिएंट बट इट मस्ट बी एडिक्वेट, ये वाला पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए तो आते हैं जी अगले सवाल की तरफ। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, आपसे सवाल पूछ रहा है। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देयर इज नो सीलिंग और नंबर ऑफ ट्रांसफर, जितनी मर्जी बार ट्रांसफर करो। Transferee gets a better title than that of a transfer if he receives the same for value and in good faith। तो देखो यहाँ पे ना कंसेप्ट आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। तो अगर आप किसी पर्सन को प्रॉपर कंसीडरेशन, प्रॉपर वैल्यू, गुड फेथ के साथ कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हैं, तो वो यहाँ पे उसका वैलिड ओनर बन जाता है। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने वो इंस्ट्रूमेंट कैसे ऑब्टेन किया था, आप चाहे होल्डर थे बट आप अगले वाले को होल्डर इन ड्यू कोर्स बना सकते हो। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ट्रांसफरर कैन नॉट ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज, तो ये वाला स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि होल्डर जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर किसी को बना देता है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो टाइटल है वो उससे होल्डर से बेटर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो बन जाएगा। चलिए आते हैं जी अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ गुड्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर कौन सी चीज यहाँ पे जरूरी नहीं है। गुड्स बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है तो भैया गुड्स तो होने ही चाहिए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, देखो ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है। आप अपना जो सामान है उसका मालिकाना हक किसी और को दे देंगे, आपने अपनी गाड़ी किसी को बेची तो अब गाड़ी का ओनर कोई और बन जाएगा, और उसके बदले आपको प्राइस भी यहाँ पे पे किया जाएगा। डिलीवरी ऑफ द गुड्स जो है वो हर केस में जरूरी नहीं रहती है। हो सकता है कि सामान आपके पास ही पड़ा हुआ है, आपने किसी को सामान बेच दिया, बट उस पर्सन ने कहा कि अभी अपने पास ही रखो, मेरे को जब जरूरत होगी तब सामान उठा लूंगा। तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स भी उसी समय हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है, मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुड नॉट बी लेस देन। तो पब्लिक कंपनी के पास मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर 20 लाख। अब देखो यहाँ पे जो इसका आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 लाख का, और ये जो है इट इज एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग। तो 2015 के अंदर कंपनी लॉ में ना एक अमेंडमेंट आ गई थी, और उसमें ये डाल दिया गया कि आपकी मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
पहले 5 लाख और 1 लाख की रिक्वायरमेंट रहती थी, बट अब ये रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया गया है, तो अभी इसका आंसर जीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। बट जब ये सवाल पेपर में पूछा गया था तब इसका आंसर आई थिंक 5 लाख हुआ करता था, और इसीलिए ऑफिशियल आंसर की में आंसर 5 लाख दिया होगा। बट अभी आपको ध्यान में रखना है, जो इसका आंसर बनने वाला है वो यहाँ पे नील हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो जो भी लेटेस्ट प्रोविजंस होते हैं कंपनी लॉ के, उनके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर देना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ऑप्शंस में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस देखने को मिल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है, और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस देखने को मिल रहा है। तो ब्रीफली इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई भी आउटसाइड पर्सन अगर कंपनी के साथ डील कर रहा है तो उसे कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की नॉलेज जरूर होगी। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि बाहर वाला जो पर्सन है उसे कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम की नॉलेज तो होगी, बट इंटरनल जो प्रोसीजर्स हैं कंपनी के, उसकी नॉलेज उसे नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेट सपोज कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि कंपनी लोन ले सकती है, बट अभी क्या हुआ, एक पर्सन ने एक कंपनी को लोन दे दिया या फिर बैंक ने कंपनी को लोन दे दिया, बट अब कंपनी ने जो लोन लिया था उसके डायरेक्टर्स ने उसका प्रॉपर जो इंटरनल प्रोसीजर था वो फॉलो नहीं किया, उन्होंने कोई रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड था वो नहीं पास किया अपनी कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर। तो इंटरनल तौर तरीकों की नॉलेज बैंक को ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कंपनी लोन ले सकती है तो बैंक का लोन कंपनी को वापस करना पड़ेगा। वो कल को ये नहीं कह सकती कि हमने जो आपसे लोन लिया इट वाज अल्ट्रा वायरस, की हमारी जो पावर्स है उसके खिलाफ था, हमारी पावर्स के बाहर था। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि अगर कंपनी कोई ऐसा काम करती है जो कि कंपनी की पावर से बाहर है, तो फिर कल को सामने वाला पर्सन कंपनी से उस चीज के बारे में कोई क्लेम नहीं कर सकता। जैसे अगर कंपनी लोन ले लेती है और कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि कंपनी बैंक से लोन नहीं ले सकती या कंपनी कोई पैसा बाहर से बोरो नहीं करेगी, तो उस केस में बैंक वाले कंपनी से पैसा नहीं मांग सकते थे, इट वुड हैव बिकम अल्ट्रा वायरस। तो आपको यहाँ पे ये तीनों को कहीं ना कहीं लिंक करने को बोला गया स्टेटमेंट्स के अंदर। तो सभी स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से एक बार पढ़िए और सोचिए आंसर क्या होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, व्हिच स्टेट्स दैट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस अराइजेस फ्रॉम द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कि आपका जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाला डॉक्ट्रिन है कि बाहर वालों को नॉलेज होनी चाहिए आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में क्या लिखा है, अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जो कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बाहर है तो फिर वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, कंपनी उसे रेटिफाई नहीं कर सकती है, उस काम को यहाँ पे हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो कंपनी की पावर्स के बाहर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज कुछ सीखने को मिला तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी हमारे कोर्सेज की जानकारी लेने के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।